नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब स्टूडियो इंडिया आजकल से सुनील कुमार बोल रहा हूं। मैं रोज की तरह आज भी आधी बाहों का टी शर्ट पहनकर आने वाला था। फिर मुझको लगा कि शहर से 25-30 किलोमीटर दूर मुझको नया रायपुर जाना है, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है। पुराने रायपुर शहर से 25-30 किलोमीटर दूर, तो रास्ते में हवा लग सकती है, इसलिए पूरी बाहों का ये टी शर्ट पहन लिया। नया रायपुर जाने की एक खास वजह है। छत्तीसगढ़ में मीडिया इस बात की खुशी मना रहा है कि नया रायपुर में मुख्यमंत्री, मंत्री, अफसरों के बड़े बड़े बंगले बनकर तैयार हैं और वहाँ पर बहुत जल्द साज सज्जा होने के बाद सरकार के लोग वहाँ जा सकते हैं। ये कोई नई सरकार, जो भाजपा की सरकार अभी बनी है, विष्णुदेव साय जिसके मुख्यमंत्री बने हैं, उनका फैसला नहीं है। ये 5 बरस पहले का फैसला है। रमन सिंह सरकार के समय ये तय किया गया कि जो राजधानी है नया रायपुर, वहाँ पर मंत्रियों के, विधानसभा अध्यक्ष के या राज्यपाल के या अफसरों के बंगले बनाए जाएं। इसके लिए एक मोटा बजट भी रखा गया। आखिर इतने बड़े लोगों के बंगले बनने थे तो बहुत सी ज़मीन रखी गई। अलग अलग कई खबरें बताती हैं कि 100, 50, 150 एकड़ ज़मीन वहाँ पर रखी गई इन बंगलों के लिए। इसको एक सो कॉल्ड तथाकथित VIP इलाका, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ इस शब्द का, तो ऐसी एक कॉलोनी वहाँ पे बनाने के लिए रमन सिंह सरकार ने एक बजट मंजूर किया। बजट मंजूर करके टेंडर किया। टेंडर जब तक पूरा हो सकता, फाइनल हो सकता, तब तक सरकार चली गई। नई सरकार कांग्रेस की, भूपेश बघेल सरकार की आई। उसने फिर इस काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि आखिर नए और बड़े बड़े बंगले मुख्यमंत्री या मंत्रियों को काटते तो है नहीं, अफसरों के लिए तो होता ही बहुत अच्छा, बड़े बड़े बंगले बन जाते। तो इस तरह से मामला आगे चला, लेकिन बीच में कोरोना आ गया, लॉकडाउन आ गया, एक मुद्दा बना देश में। दिल्ली में, राजधानी में जो सेंट्रल विस्ता बन रहा था, जो नया संसद भवन, प्रधानमंत्री का नया आवास, ये सब जो बन रहे थे वहाँ पे, इसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। सोनिया गांधी ने भी सवाल उठाए इसको लेकर वहाँ पर, कि आज जब देश तकलीफ से गुजर रहा है, जब आर्थिक संकट से गुजर रहा है, या आर्थिक बोझ कम से कम झेल रहा है, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से देश की आर्थिक गतिविधियां ठप्प पड़ी हुई हैं, ऐसे में क्यों इसके ऊपर इतना खर्च किया जाए, सेंट्रल विस्ता के ऊपर। लेकिन आपको ध्यान होगा कि कानून में खास छूट देकर उस प्रोजेक्ट में मजदूरों को काम करने की इजाज़त दी गई थी। कोरोना महामारी के बीच में भी वो प्रोजेक्ट चलते रहा। उस प्रोजेक्ट के बीच में जब छत्तीसगढ़ में, नया रायपुर में इन बंगलों को बनाने का काम जारी रखना था, तो राजधानी रायपुर के भाजपा के सांसद सुनील सोनी ने यह सवाल भी उठाया था कि जब कांग्रेस के नेता दिल्ली में सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का विरोध करते हैं, तो यहाँ पर नई राजधानी में मुख्यमंत्री और मंत्रियों और अफसरों के लिए ऐसे बंगले क्यों बनाए जाएं। सवाल जायज़ था। जो तर्क दिल्ली में लागू होता था वही तर्क यहाँ भी लागू हो रहा था। दिल्ली में तो फिर भी एक संसद भवन बन रहा था, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का जो नया शहर है, नया रायपुर, जो कि सरकार जहाँ बैठती है, वहाँ पर तो विधानसभा भी नहीं बन रही थी। वहाँ तो केवल रिहायशी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जो 500, 550 करोड़ का था। छोटा मोटा खर्च नहीं था, बड़ा खर्च था। ये याद रखने की ज़रूरत है कि इस प्रदेश में 40% के करीब आबादी गरीबी की रेखा के नीचे है या उसके ठीक ऊपर उठ गई है, जैसा कि नीति आयोग के ताज़ा आंकड़े बतलाते हैं। गरीब तो है ही। मुझको अच्छी तरह याद है कि जब रमन सिंह सरकार ने फैसला लिया था, उस वक्त भी हमने इसके खिलाफ लिखा था अपने अखबार में। हमने लिखा था कि इतना खर्च नहीं करना चाहिए। एक नए राज्य को ये मौका मिलता है कि वो किफ़ायत बरत सके। उसको मंत्रालय बनाने में खर्च नहीं करना चाहिए इतना अधिक, मंत्रालय की एयर कंडीशनिंग में इतना खर्च नहीं करना चाहिए, मंत्रियों और अफसरों के कमरों को बड़ी बड़ी बैठकों के लायक नहीं बनाना चाहिए मंत्रालय में। ये हमने उस वक्त लिखा था जब ये सब
मंत्रालय बन रहा था छत्तीसगढ़ में, रमन सिंह की सरकार थी। हमने इस बात पर जोर दिया था कि हर मंजिल पर 1-2 बैठक के कमरे बन सकते हैं और उन बैठक के कमरों में उस फ्लोर के, उस मंजिल के सारे अफसर बारी बारी से उसका बैठकों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पावर सरप्लस स्टेट था, जितनी खपत है उससे ज़्यादा बिजली यहाँ बनती है, इसलिए बिजली की बर्बादी में किसी को कोई दर्द नहीं हुआ। बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ, बड़े बड़े कमरे, ऐसे बड़े बड़े कमरे हैं कि जिनमें 150 लोगों की बैठक हो सके, उनमें एक एक अफसर बैठते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी में। ये हाल है यहाँ पर फिजूल खर्ची का। इसके खिलाफ हमने तब भी लिखा था कि एक नए राज्य को किफ़ायत बरतने का एक अनोखा मौका रहता है, दुर्लभ मौका रहता है। खर्च करने के पहले सोचना चाहिए, ऐसा खर्च नहीं करना चाहिए जिसका रख रखाव बाद में और भारी पड़े। उस वक्त भी लिखा था, लेकिन सरकार को ये बातें सुहाती नहीं है, किफ़ायत की बातें सुहाती नहीं है। खासकर नेता, अफसर, ठेकेदार, इनका जो एक बरमूडा ट्रायंगल रहता है। बरमूडा ट्रायंगल आप जानते होंगे, समंदर में एक ऐसा इलाका है जहाँ बहुत सारे जहाज डूब जाते थे। उस इलाके को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता था। उसी तरह लोकतंत्र में जनता का हक जहाँ डूब जाता है, वो है नेता, अफसर, ठेकेदार का एक बरमूडा ट्रायंगल। इस त्रिकोण के भीतर जनता के हक, उसकी कमाई, उसके हित सब डूब जाते हैं। तो ये चलते रहा यहाँ पर, पिछली रमन सिंह सरकार के समय चलते रहा। भूपेश की सरकार ने वो पूरा का पूरा काम पूरा किया, कंस्ट्रक्शन पूरा किया, और अभी विष्णुदेव साय की भाजपा की सरकार अब उन बंगलों में रहने जाएगी। अभी कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है, शायद अभी उसकी साज सज्जा बाकी है, ये आसानी से नहीं होता है। तो ये सरकार वहाँ पर अभी जाएगी, ये सरकार उसका इस्तेमाल करेगी। मोटे तौर पर मैंने कहीं पे एक टिप्पणी लिखी थी कि पिछली सरकार कांग्रेस की, उसने एक मजदूर की तरह काम किया, टेंडर किया था, भाजपा की सरकार ने रहने जाएगी, भाजपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार मजदूर की तरह 5 साल उसको बनाते भर रही। खैर, उसके ऊपर कितनी बात करें। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, वो बात कंस्ट्रक्शन को लेकर है कि कंस्ट्रक्शन इस कदर महंगा हुआ है और इतने बड़े बड़े बंगले बनाए गए हैं और मीडिया इसके ऊपर खुशी मना रहा है, खूब नाच रहा है मीडिया इसके ऊपर। आपने एक लाइन सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। रायपुर शहर, पुराने शहर में बसे हुए जो मीडिया के लोग हैं, टीवी चैनलों के, अखबारों के, वेबसाइटों के जो पत्रकार हैं, अखबार नवीस हैं या टीवी जर्नलिस्ट हैं, इनको अब 24 किलोमीटर दूर जाना होगा मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्री के पास और अफसरों के पास। लेकिन खुश हैं ये लोग, इनको अभी बात समझ में नहीं आ रही है। आपने एक कहानी सुनी होगी, भेड़ों की बस्ती में एक भेड़िया पहुंचा और उसने कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो हर भेड़ को 2-2 कंबल दिए जाएंगे। तो बहुत खुश हुई भेड़ें, उन्होंने खूब तालियां बजाई और उस भेड़िए को वोट देने के लिए निकल पड़ी भेड़ें कि 2-2 कंबल हमको मिलेंगे। रास्ते में एक किसी समझदार भेड़ ने पूछा कि सब भेड़ों को 2-2 कंबल देने के लिए ऊन कहाँ से आएगी। तब भेड़ों को समझ में आया कि अरे, ये तो उन्हीं की ऊन उतार कर उन्हीं को कंबल देने की बात चल रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मीडिया को अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पर अभी इस बात को लेकर खुशी मनाई जा रही है कि मुख्यमंत्री का बंगला बनकर तैयार है। शायद 8 एकड़ जमीन पे बंगला बना है मुख्यमंत्री का। मैं नहीं जानता 8 एकड़ जमीन कितनी होती है, मैंने उतनी बड़ी जमीन देखी नहीं है। उतनी बड़ी जमीन पर 65 करोड़ रुपए के लागत से मुख्यमंत्री का बंगला बना है। छत्तीसगढ़ का मीडिया इस बात को बड़े गर्व के साथ लिख रहा है कि ये इतना बड़ा बंगला बना है कि इसमें मुख्यमंत्री की पत्नी के लिए एक अलग से किचन बना है उस बंगले में। मैं नहीं जानता इसका क्या महत्व है। शायद ये होगा कि मुख्यमंत्री का अपना खाना जो है उनकी पत्नी एक अलग किचन में बनाए, उसका राशन पानी अगर मुख्यमंत्री की निजी तनख्वाह से आएगा तो बड़ी खुशी की बात है। मैंने सुना था कहानी में, मुझको मालूम नहीं है, कि चाणक्य या कोई और जितने समय सरकारी काम करते थे वो एक दिए को जलाते थे
और जब निजी काम शुरू करते थे तो निजी दिया जलाकर सरकारी दिए को बुझा देते थे। कहानी है, चाणक्य की है या किसी और की है, मुझको ठीक से नहीं मालूम है, मैं इतिहास बहुत कम जानता हूँ। लेकिन अगर इसलिए मुख्यमंत्री की पत्नी के लिए एक अलग से किचन बन रहा है तो ये पारदर्शिता अच्छी बात है कि सरकारी खर्चे से मुख्यमंत्री का परिवार खाना नहीं खाएगा, एक अलग किचन में बनेगा और परिवार के 2, 4, 5 लोग खाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, 8 एकड़ जमीन पर बने बंगले का रखरखाव कितना आएगा, उस पर बिजली कितनी खर्च होगी, जो बंगला इतना बड़ा बन रहा है उसमें कितनी एयर कंडीशनिंग होगी, कितनी रोशनी लगेगी, क्या होगा उसमें। ये जो बिजली बन रही है, जो छत्तीसगढ़ में बिजली आज सरप्लस कही जाती है, ये कोयला जलाकर बन रही है बिजली इस प्रदेश में, और कोई बिजली नहीं है। ये बिजली घोर प्रदूषण फैला रही है, पूरे दुनिया में कार्बन को फैला रही है, बढ़ा रही है, ये पूरी दुनिया में मौसम में बदलाव ला रही है। ये खतरनाक है। ये आपके पास कोयले की खदानें हैं और बिजली घर है, इसलिए आप 8 एकड़ पे एक बंगला बनाएं, उस बंगले के हजारों स्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन, जाने कितना बड़ा होगा। मैं तो देख रहा हूं तो मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोई विश्वविद्यालय है या क्या है। ऐसा इसका फोटो मुझको दिख रहा है, सही है फोटो या नहीं मुझको नहीं मालूम। 14 बंगले मंत्रियों के लिए बन रहे हैं, वो भी बड़े बड़े बंगले हैं, कितने बड़े हैं मुझको नहीं मालूम, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री के बंगले से छोटे होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री वहां पे बैठक ले सकते हैं, इतने बड़े हॉल बन रहे हैं मुख्यमंत्री के बंगले में, मुख्यमंत्री के लिए एक निजी थिएटर बन रहा है। मुख्यमंत्री अकेले फिल्म थोड़ी देखेंगे, बन जाता कॉलोनी के बीच में एक थिएटर बन जाता जिसको सब लोग मिलके देख लेते, अफसर, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष सब लोग मिलके देख लेते। ये तो सभी महत्वपूर्ण है, और मीडिया की अपनी जुबान में वीआईपी भी है, तो देख लेते सब लोग वहां बैठकर। तो एक व्यक्ति के लिए एक थिएटर बनाया जा रहा है, इसमें मीडिया खुश है, मगन है एकदम, कि जैसे ये गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अभी तक कुल 2 एकड़ 3 एकड़ की जगह में रहता था, अब वो 8 एकड़ की जगह में रहेगा। एक पुराने कलेक्टर बंगले में रहता था, अब वो 65 करोड़ रुपए, जमीन का दाम शामिल नहीं है, 65 करोड़ के कंस्ट्रक्शन में रहेगा। अभी 7 सज्जा जुड़ी नहीं है, 7 सज्जा जुड़ के शायद ये 100 करोड़ तक पहुंच जाए, 1 अरब तक पहुंच जाए। इसमें मीडिया के खुशी मनाने की बात है क्या? ये ऐसा मीडिया नहीं है जो केवल सरकार को समझता है और सरोकार को नहीं समझता। ये पैसा आता कहाँ से है? ये इसी गरीब जनता के हक का पैसा है, जिसको 1 रुपए 2 रुपए किलो चावल मिलता है तो वो 2 वक्त पेट उसका भरता है। ये वही गरीब जनता है जिसके सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सुबह का नाश्ता मिलना ज़रूरी है, क्योंकि लंबी भूख हो जाती है शाम से लेके अगले दोपहर के मिड डे मील तक। इस सरकार ने, भाजपा की सरकार ने उसकी घोषणा की है। मैंने भी हर सरकार से सिफारिश की थी कि ये लागू करना चाहिए। ऐसा गरीब प्रदेश है ये, इस गरीब प्रदेश में मीडिया इस बात पर खुशी मना सकता है कि लोग आलीशान महलों में जा रहे हैं। मैं राजभवन की फोटो देख रहा था, मुझको कहीं पे दिखी है राजभवन की फोटो, उसको देखें आपको लगेगा कि ये कोई महल है, मैसूर का महल है, कहीं और का महल है, उसमें ऊपर गुंबद ही गुंबद बने हुए हैं। इस तरह से फैला हुआ है वो पूरा राजभवन कि भवन नहीं दिख रहा है, वो राज दिख रहा है। राज, लोकतंत्र के पहले के राज का प्रतीक दिख रहा है वो डिजाइन। क्या लोकतंत्र में ये जायज है? क्या इतने गरीब प्रदेश में ये जायज है? क्या मीडिया का ऐसा खुशी मनाना जायज है? मैं खबरों को देख रहा था, इससे जुड़ी हुई मीडिया की खबरों को। मुझको किसी एक अखबार या एक वेबसाइट या एक चैनल से शिकायत नहीं है, मैं बात मुद्दे की कर रहा हूं। मैं मीडिया का केवल जिक्र कर रहा हूं क्योंकि उसमें ऐसी खबरें आई है। मैं देख रहा हूं उसमें लिखा हुआ है अफसरों के लिए नया रायपुर के इस कॉलोनी में आधा एकड़ जमीन पर बंगले बने हैं। आधा एकड़ जमीन होती है 22,000 वर्ग फीट से ज्यादा। इसी में लिखा हुआ है
कि अभी अफसरों को रायपुर शहर में, जो कि पुराना रायपुर शहर है, वहाँ पर कुल 4000 वर्ग फीट तक जमीन पे बने हुए बंगलों में रहना पड़ता था, और कुछ बंगले तो और भी छोटे थे। राज्य बनने के बाद अब 23 साल बाद पहली बार अफसरों को आधी आधी एकड़ जमीन पर बने हुए बंगलों में रहना नसीब होगा, जिनमें बड़े बड़े लॉन होंगे। लॉन का मतलब आप लोग जानते हैं, घास के उगाए गए मैदान होंगे, बड़े बड़े लॉन होंगे। खबर में कहा गया है कि अभी वहां पर करीब 75 ऐसे बंगले बनकर तैयार हो रहे हैं। इसके बाद और भी बनेंगे, क्योंकि अफसर तो बहुत हैं। सवाल ये उठता है कि 22,000 वर्ग फीट पर बने हुए एक एक बंगले का रखरखाव कौन करेंगे? उनमें बड़े बड़े घास के मैदानों को पानी कौन सींचेंगे? वो पानी आएगा कहाँ से? किसी लॉन का कोई योगदान पर्यावरण के लिए नहीं होता सिवाय पानी को खाने के। केवल पानी खाते हैं लॉन और कुछ नहीं करते। उनमें सींचने के लिए लोग लगेंगे, उन लॉन की घास को छीलने के लिए लोग लगेंगे, मजदूर लगेंगे, वहां पर पेड़ लगाने के लिए लोग लगेंगे। 22,000 फीट अगर एक एक अफसर के बंगले का जमीन का आकार है, उसकी साफ सफाई के लिए लोग लगेंगे। आप अंदाज लगा सकते हैं कि उसकी केवल 4 दीवारी का रंग रोगन अगर साल 2 साल 4 साल में एक बार होगा, वो पैसा किसके जेब से जाएगा? ये कंबल देखकर खुशी मनाने वाली भेड़ों जैसी बात है। हालांकि मेरा मानना है कि भेड़ मीडिया जितनी बेवकूफ़ नहीं होती है, मुझको उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भेड़ भी ऐसी खुशी नहीं मना सकती कि उसकी ऊन नोच कर अगर कहीं पे कोई कंबल बनाने की बात करे तो भेड़ ऐसे खुशी से नाचने लगे जैसा मीडिया नाच रहा है। ये पानी आएगा कहाँ से? ये बिजली आएगी कहाँ से? इतने मजदूरों का पैसा आएगा कहाँ से? इतना रख रखाव होगा कैसे? अभी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये पैसा आ कहाँ से रहा है? इसमें से हर चीज गरीब का हक मार कर हो रही है। मैं आमतौर पर इस बात को अपने अखबार के संपादकीय में लिखकर शांत हो जाता, लेकिन मुझको लगा कि शब्दों में वो तलखी नहीं आ सकती जिस तलखी के साथ मैं आपके सामने इस मुद्दे को रखना चाहता हूं। ये खुश होने की बात है कि ये आलोचना करने की बात है? इस योजना का शुरू से विरोध होना चाहिए था। कोई ऐसा जन संगठन रहता जो सरकार को किफ़ायत की बात कहता। हमारे अकेले की बात तो हवा में खो गई। हमारे अकेले की बात सुनने की जहमत किसी सरकार को नहीं उठानी पड़ती। और जनता के बीच जागरूकता ऐसी नहीं है कि विधानसभा के भीतर, संसद के भीतर, सड़कों पर, मीडिया में कोई इस तरह की बात को उठाए। नहीं है ऐसी जागरूकता। दूसरा यह है कि जिस प्रदेश की विधानसभा में बस 2 ही पार्टियां राज करती हैं, चाहे वो सत्ता में रहें विपक्ष में रहें, जब दोनों ही पार्टियां इस किस्म की फिजूल खर्ची और शान शौकत की हिमायती हो जाती हैं, उसके बाद क्या गुंजाइश बचती है गरीब के लिए और लोकतंत्र के लिए? आपको एक बात बता दूं, जो 4000 या 3400 या 3600 स्क्वायर फीट ज़मीन पे बने हुए मकानों में जो अफसर रायपुर में रहते हैं, बड़े बड़े अफसर ऑल इंडिया सर्विसेज के, एक एक अफसर के घर में औसत 5, 10, 15, 20, 25 लोग काम करते हैं। कोई अगर बहुत ही सादगी वाले अफसर होंगे तो उनके घर 5-10 लोग काम करते होंगे। ये उनके घर के नाम से नौकरी पे नहीं रखे गए हैं। उनके अलग अलग विभागों से इन नौकरों को भेजा जाता है। इसके लिए रोजी पे लोगों को रखा जाता है, तनख्वाह पे लोगों को रखा जाता है। चाहे जिस तरह से सरकार का काम हो या ना हो, बंगले का काम होना जरूरी है। एक कुत्ते को घुमाने के लिए लगता है, 2 बच्चों को घुमाने के लिए लगता है, 2 लोग कपड़े धोते हैं, कोई कपड़े इस्त्री करते हैं, कोई कुछ करते हैं। हर बंगले में इस तरह का हाल रहता है। जनता के पैसों की ऐसी फिजूल खर्ची होती है। जनता के पैसों के लिए दर्द के एहसास के बिना मीडिया इसी तरह से काम कर सकता है। मीडिया ऐसे ही खुशी मना सकता है। मुझको तो ये भी लगता है कि जिस दिन मुख्यमंत्री और मंत्रियों के और अफसरों के बंगलों का वहाँ पर गृह प्रवेश होगा, हो सकता है कि मीडिया के कुछ लोग वहाँ पर डांस करने के लिए भी चले जाएं कि बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, इस तरह का कोई एक गाना है, शायद उसको बजा के डांस करने भी लोग चले जाएं।
गृह प्रवेश की दावत में तो जाहिर है लोग बुलाएंगे और जाएंगे, लेकिन मैं ये देख कर हैरान रहता हूँ कि सरोकार कहाँ चला जाता है लोगों का। अपने आप को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहने का दावा तो करता है मीडिया, ये अखबारों के समय से चले आ रहा है दावा, बाकी चीज़ें तो बहुत बाद में आई हैं। कहाँ चले जाता है लोकतंत्र का वो सरोकार? क्यों जनता के पैसों से होने वाली इस बर्बादी को रोकने की, किफ़ायत की बात क्यों नहीं होती है? क्यों इतने बड़े बड़े बंगलों को लेके जश्न मना रहा है मीडिया? ऐसे में मुझको कुछ लाइनें याद पड़ती हैं जो मैंने देखी हैं सोशल मीडिया पर। मैं शायर का नाम नहीं जानता किसने लिखा है, लेकिन मैं आपके सामने पढ़ सकता हूँ। मेरे पास इसके सिवाय कहने के लिए कुछ नहीं है। जहाँ पर अंधाधुंध बिजली, अंधाधुंध पानी, अंधाधुंध नौकर, अंधाधुंध सरकारी कर्मचारी, अंधाधुंध रख रखाव, इन सब को झोंक कर जो बंगले बन रहे हैं, जिनका इस्तेमाल हो रहा होगा अभी, उसके बारे में मुझको ये लाइनें याद पड़ती हैं। लगा कर आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर शाह परस्त सब बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर हैं और बहुत। मुझको लगता है कि ये शाह परस्त की जगह मैं अखबार नवीस लिख दूं, शाह परस्त की जगह मैं मीडिया कर्मी लिख दूं तो भी ठीक है। इनके बीच भी उसी तरह की खुशी आज चल रही है यहाँ पर। मैं जब इस बात को कह रहा हूँ तो ऐसी खुशी का एक पखवाड़ा करीब करीब गुजर गया है, शायद एक पखवाड़े से ज़्यादा। मैं देख रहा था कि कोई जन संगठन, कोई नेता, कोई दूसरे मीडिया के लोग क्या इसका विरोध करते हैं। इंतज़ार कर रहा था मैं ऐसी कुछ खबरों को निकाल कर, लेकिन जब नहीं हुआ तो मैं आज आपके बीच इस बात को बोलने आया हूँ कि लोकतंत्र में अगर मीडिया की जागरूकता नहीं रहेगी और उसका चौथे स्तंभ का ये अहंकार चलते रहेगा तो उससे सरोकारों के ऊपर सरकार की दादागिरी, उसका धाक, उसकी गुंडागर्दी, उसकी फिजूल खर्ची यूं ही चलती रहेगी। अपने आप को लोकतंत्र का रक्षक कहते हैं, वॉच डॉग कहते हैं। ये ऐसे महंगे कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये वॉच डॉग जो है ये दुम हिलाते खड़े हुए हैं। सोचिएगा इस बारे में। मैं अपने खुद के तबके के बारे में कह रहा हूँ, मैं किसी एक अखबार, एक चैनल, एक वेबसाइट के बारे में नहीं कह रहा हूँ। यही हाल दिल्ली में हुआ जब सेंट्रल विस्ता बना, प्रधानमंत्री का घर बन रहा है, उसके ऊपर भी वाहवाही करने वाले लोग कम नहीं थे। तो मुझको यही लग रहा है, फिर इस लाइन को एक बार पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लगाकर आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर शाह परस्त सब बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर हैं और बहुत। बहुत खदाने हैं, बहुत कारखाने हैं, बहुत बिजली है, बहुत पानी भी है। आपका शौक पूरा रहे, आपकी एयर कंडीशनिंग चलती रहे, पूरे महल ठंडे रहें, पूरे लॉन आपके सींचे जाते रहें, सरकारी खर्च पर आप नौकरों को रखते चले जाइए, सरकारी कर्मचारियों का घर पे बेजा इस्तेमाल कीजिए। हमारी खुशी इसी में है बादशाह। कुछ ये मिजाज है लोगों का। फिर मिलते हैं। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। ये विडिटोरियल है, वीडियो पर कहा गया एडिटोरियल। हम फिर मिलते हैं, तब तक एक छोटी सी सलाह आपको, अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, उसका बेल्ट बांध कर रखिए। अगर चौपहिए पर चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। ज़िंदगी किसी हादसे की हालत में इन्हीं चीज़ों से बचेगी। फिर मिलते हैं।